कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम नाभिक। आज इसमें हम 2 अंकों के प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देखते हैं। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। वह बल जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध करके रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अब इसके गुण की बात करते हैं तो यह प्रबल आकर्षण बल होता है, इसकी परास बहुत कम होती है। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, ये जो एन लिखा है एनपी, इसका मतलब ये है कि बीच समान रूप से लगता है और यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या आशय है, ये कहाँ से प्राप्त होती है। तो नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है, ये EB का मतलब बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा mc², जहाँ डेल्टा m क्या हो गया, द्रव्यमान क्षति हो गया। तो क्वेश्चन इसमें है कि ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित करिए। तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो परिभाषा न याद करके यदि ये सूत्र से इसको पढ़ें तो और आसान लग जाएगा। तो यहाँ से उल्टा पढ़ते हैं, ये हो गया कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक या 1 यूनिट कहते हैं, और इसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब हम इसमें चौथा प्रश्न देख लेते हैं। समभारिक किसे कहते हैं। तो वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें परमाणु जो भार है वो 40, इसका परमाणु भार 40, इसका परमाणु भार 40, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है अलग अलग हैं। तो जब परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक एक जैसे हों, परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए उच्च दाब एवं ताप की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि जब 2 नाभिक निकट आते हैं तो उनके बीच प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए उनको मिलाना मुश्किल हो जाता है और अधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सीधा सीधा क्योंकि उनके बीच प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इतना लिखना है। चलिए अब हम 6वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। तो 6वां प्रश्न है, क्रांतिक द्रव्यमान से क्या आशय है। तो नाभिकीय अभिक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। तो जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसके लिए वो प्रोसेस लगातार चलती रहे, उसके लिए जो द्रव्यमान की ज़रूरत होती है पदार्थ के, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न में। तो चलिए 7वां प्रश्न समझते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की वह सतत अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा नियत दर से धीरे धीरे उत्सर्जित होती है, अर्थात ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं, इसे ही नाभिकीय नियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। 8वां प्रश्न है, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम व सूत्र लिखिए। तो चलिए यहाँ पर नाम और सूत्र देख लेते हैं। तो ये जो है, ये है, इसको देख लीजिए। तीनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये तो जो पहला वाला है उसको तो हाइड्रोजन ही कह देते हैं या प्रोटियम कह देते हैं। तो ये क्या कहलाया, इसका नाम क्या हुआ,
प्रोटियम। और जो नीचे वाला है वो क्या कहलाया, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा वाला है वो कहलाया ट्रीटियम। तो ये मैं बात कर रहा था कि इसका नाम क्या है, तो ये प्रोटियम है इस तरह से। और ये जो है सेकेंड वाला, ये जो है ड्यूटेरियम है। और ये जो थर्ड वाला है ये ट्रीटियम है। ट्रीटियम। तो इस तरह से हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं और उनके ये नाम हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, समप्रोटॉनिक समस्थानिक से क्या आशय है, इसका उदाहरण लिखिए। तो वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, ये जो नीचे एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो तीनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन जो परमाणु भार है तीनों का वो अलग अलग है। इन्हें ही क्या कहते हैं, समस्थानिक। 10वां प्रश्न है, सम न्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाइए। तो वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दे। तो 8 में 16 घटाएंगे, तो इसमें जो प्रोटॉन आ जाएंगे कितने हो जाएंगे, 8। अब इसमें देखते हैं, इस ये नाइट्रोजन का है तो 15 में 7 घटाएंगे, तो इसमें नाइट्रोजन कितने हो गए, 8। फिर इसमें 14 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 8। तो ये तीनों जो परमाणु हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सब में बराबर है, 8 8 8, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। अब इसमें 11 नंबर में देखिए, लिथियम नाभिक का प्रतीक Li37 है, इसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने होंगे, नीचे जो संख्या लिखी होती है प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉन हो गए 3। अब न्यूट्रॉन है तो 7 में 3 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4। इस तरह से हमको करना है। चलिए आगे वाला देख लेते हैं, 12 नंबर का प्रश्न। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन से आप क्या आशय है, इसका महत्व लिखिए। किसी नाभिक के प्रति एकांक परमाणु द्रव्यमान संख्या की बंधन ऊर्जा को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कहते हैं। इससे नाभिक के स्थायित्व का पता चलता है, ये इसका महत्व है, नाभिक का स्थायित्व का पता चलता है। अब इसका सूत्र होता है EBN बराबर EB/A। तो यहाँ भी कह सकते EP क्या कहलाया, बंधन ऊर्जा, और ये क्या कहलाया, परमाणु भार। तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं, बंधन ऊर्जा और परमाणु भार के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब इसमें 13वां प्रश्न में पहुँचते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया ये दी हुई है, इसमें A और Z का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। A का मान कितना होगा, Z का मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, अल्फा कण। जब अल्फा कण निकलता है तो परमाणु भार में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो इसका मतलब ये है कि 238 में कितना घटाया जाएगा, 4। तो ये इधर क्या आ जाएगा, 232। फिर ये 92 है, 92 में कितना घटाया जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 90। और ऐसा भी दे सकते हैं कि ये 92 में ये 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90। इस तरह से यहाँ 90 हो जाएगा। और 238 में 4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 234। और इधर का टोटल उधर का टोटल मिलना चाहिए, जैसे 234 और प्लस 4 बराबर 238 हो गया, यहाँ 90 प्लस 2 बराबर 92 हो गया। तो इस तरह से AZ का मान हो जाएगा। 14वें प्रश्न में आते हैं, द्रव्यमान क्षति को समझाइए। तो किसी नाभिक के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग एवं नाभिक के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
तो यहाँ यह भी कह सकते हैं कि ये नाभिक के घटकों के द्रव्यमानों का योग और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसका सूत्र ये होता है डेल्टा एम, जहाँ पर जेड का मतलब प्रोटॉनों की संख्या और एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। ए माइनस जेड का मतलब हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और माइनस एम का मतलब हो गया नाभिक का द्रव्यमान। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग और प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो सूत्र से भी इसकी परिभाषा बताई जा सकती है। इसके बाद इसका 15वां प्रश्न देखते हैं, क्षय नियतांक किसे कहते हैं। तो देखिए क्षय नियतांक क्या कहलाता है। तो इस सूत्र से यदि हम पढ़ेंगे तो क्षय नियतांक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है dt को बोलेंगे एकांक समय में, इसको बोल दिया एकांक समय में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या तथा नमूने में उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुपात को, इसका नाम ले लेते हैं, अनुपात को क्षय नियतांक कहते हैं। तो इस तरह से एकांक समय में क्षय होने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या तथा नमूने में कुल नाभिकों की संख्या के अनुपात को क्षय नियतांक कहते हैं। ये क्षय नियतांक का सूत्र होता है, इसका मात्रक प्रति सेकेंड होता है या सेकेंड का इन्वर्स होता है। 16वां प्रश्न है, क्षय दर रेडियो सक्रियता से क्या आशय है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो क्षय दर क्या होती है, एकांक समय में क्षय होने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या को रेडियो एक्टिव सक्रियता कहते हैं या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको या तो रेडियो सक्रियता लिख लें या रेडियो एक्टिविटी लिख लें, एक ही चीज़ कहला गई। तो यहाँ पर इसको पढ़ दें R बराबर माइनस dN/dt। तो ये dt का मतलब हो गया एकांक समय में और dN का मतलब हो गया क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या को क्षय दर या रेडियो एक्टिव सक्रियता कहते हैं, रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और यदि यहाँ पास माइनस dN/dt का मान तो लैम्डा n भी होता है क्षय सूत्र से, तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं इतना भी लिख देंगे तब भी ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो बेकुरल होता है, तो आप इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं। अब हमारा 17वां प्रश्न है, इसको समझते हैं। 17वां और 2 अंक का लास्ट प्रश्न है ये, रेडियो एक्टिव माध्य आयु किसे कहते हैं, अर्ध आयु के साथ इसका संबंध लिखिए। सभी अलग अलग अस्थिर नाभिकों की आयु के योग और प्रारंभिक रूप से मौजूद अस्थिर नाभिकों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य आयु कहते हैं। यह 6 स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको दर्शाते हैं माध्य आयु को टाउ से, और 6 स्थिरांक लैम्डा होता है, तो 1/, लैम्डा हो गया, इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। और माध्य आयु एवं अर्ध आयु में संबंध देखें तो t½ बराबर नेचुरल लॉग 2/λ 0.693/λ, और इस तरह से ये होता है। इसमें भी चाहे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये है इतना 0.693/λ होता है। अब 1/λ का मान टाउ हो गया तो 0.693 टाउ हो जाता है। तो इस तरह से माध्य आयु और अर्ध आयु में संबंध है। तो कह सकते हैं कि जो अर्ध आयु काल होता है वो माध्य आयु काल का 0.693 गुना होता है। इस तरह से हमको ये सवाल करना है। धन्यवाद। कल जो हम इसके 3 अंकों के प्रश्नों की चर्चा करेंगे।